मणिपुर मामले पर हंगामा जारी रहा, लेकिन इस हंगामे के बीच लोकसभा से 2 बिल और राज्यसभा से 1 बिल पास कराने में सरकार सफल रही। इनमें से एक बिल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा था। इसके तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक से ज्यादा राज्यों में काम करती है, उसको इस बिल के जरिए ज्यादा अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि पीएम देश से गरीबी हटाने के लिए काम कर रहे हैं। हम विजयादशमी के पहले ज्यादा से ज्यादा दीपावली के पहले नई राष्ट्रीय सहकारी नीति भी लेकर आएंगे, जो आने वाले 25 साल का सहकारिता का मानचित्र समग्र देश और दुनिया के सामने रखेगा। मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों को इस 9 साल में गरीबी से मुक्त करने का बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है। ये कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ। उन्होंने गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटाने का काम, गरीबी हटाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो अब मानसून सत्र के बचे हुए दिनों में भी रोज 2 बिल पास कराने की सरकार की कोशिश होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक और पार्लियामेंट के बीच आज दिन भर की कहानी बिखरी हुई है। समझने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी, किस तरीके से बढ़ रही है सरकार और बीजेपी पार्टी? देखिए, अभी जो हम लोग गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह का बयान सुन रहे थे, वो बयान एक बिल को पारित कराने के दौरान उन्होंने दिया, और ये बिल था सहकारिता मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल में संशोधन को लेकर के। अब आप कहें कि हंगामा चल रहा था, सदन चल नहीं रहा था, तो फिर बिल कैसे पारित कराया गया? तो बता दूं कि आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, और उस बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि विपक्ष हंगामा करे तो करते रहने दीजिए, आप सदन को शांत होने का इंतजार मत करिए, जितने भी बिल हैं उसको पारित कराइए। और उन्होंने एक कह सकते हैं टारगेट दिया कि हर दिन कम से कम 2 बिल आप सदन से पारित करा दीजिए, भले ही विपक्ष हंगामा क्यों ना करता रहे। इस वजह से आपने देखा कि आज 2 बिल लोकसभा से पारित कराए गए हैं, यानी बाकी बचे हुए दिनों में हर दिन 2 बिल पास कराए जाएंगे। और कुल 17 सीटिंग होनी थी, 31 बिल पारित किया जाना था, आज चौथा दिन खत्म हो चुका है। और इसमें से कई महत्वपूर्ण बिल हैं। मिसाल के तौर पर एक अध्यादेश है दिल्ली सर्विस से जुड़ा हुआ, वो दिल्ली सर्विस से जुड़ा अध्यादेश आज कैबिनेट की बैठक चल रही है, उसमें मंजूर होने की संभावना है। उसको भी इसी सत्र में इसी तरह से पारित कराने की पूरी कोशिश सरकार की होगी। तो ये प्रधानमंत्री की आज के संसदीय दल की बैठक में जो नसीहत थी, उसका असर साफ तौर से देखने को मिला है। लेकिन नसीहत में कई सारी बड़ी बातें निकल करके सामने आई हैं। एक बड़ी बात यह कि संसद सत्र खत्म हो जाने के बाद सभी सांसद निश्चिंत मत हो जाइए। 15 अगस्त से अमृत कलश यात्रा निकालिए। हर सांसदों को कहा गया है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में अमृत कलश को लेकर के यात्रा निकाले, घर घर जाएं। और उस अमृत कलश की यात्रा सिर्फ लोकसभा के सांसद नहीं निकालेंगे, जो राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी कोई न कोई संसदीय क्षेत्र आवंटित किया जाएगा और वो कलश यात्रा निकालना होगा। और अपने अपने क्षेत्र से कलश में मिट्टी और एक पौधा लेकर के आना है, और फिर दिल्ली में एक अमृत पार्क बनेगा जिसमें वो मिट्टियां रखी जाएंगी, वो पौधे लगाए जाएंगे। तो एक तो टास्क ये दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे बैठक के दौरान 1 घंटे का भाषण दिया। विदेश मंत्री ने जयशंकर ने, उन्होंने बताया कि विदेशों में प्रधानमंत्री का किस तरह से आवभगत स्वागत किया गया है। और इसके जरिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि विदेश को लोग भी मानते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और उन्होंने कहा सांसदों को यहाँ तक कि आप लिख कर रख लीजिए कि हमारी सरकार 2024 से बनेगी। तो एक तरह से अपने सांसदों का हौसला भी बढ़ाया। और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा गया था, उस इंडिया नाम को लेकर के जो एक उत्साह दिख रहा था विपक्षी के बीच में, उस पर पानी फेरने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की अपनी बैठक में। और उन्होंने कहा कि इंडिया नाम जो है, ये इंडिया मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम रखा गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें भी इंडिया नाम है। तो इंडिया शब्द का एक दूसरा मायने देने की कोशिश यहाँ पे की गई। यही वजह है कि संसदीय दल की बैठक खत्म होते ही सदन के बाहर कई भाजपा के नेता बयान देने शुरू कर दिए कि इंडिया का असली मतलब क्या है। और फिर विपक्ष भी नहीं रुकी, वो भी पलटवार करती रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, आज दिन भर की गतिविधियों को समेटने के लिए। तो जैसा कि लक्ष्मण जी ने बताया, इंडिया नाम पर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, और इस बयान की जानकारी मीडिया तक पहुंचाई बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने। आप भी सुनिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था,
आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष मणिपुर की बात करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जला है, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आप हमें जो चाहे बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर की ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। और विपक्षी गठबंधन के नाम में इंडिया को लेकर क्यों मचा है बवाल, घमासान। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी वाले वायरल वीडियो के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस केस में 7वीं गिरफ्तारी है। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिससे ये वीडियो वायरल शूट हुआ था। वहीं मिजोरम में कुकी समुदाय के समर्थन में रैली निकाली गई। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। इनके समर्थन में ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बंद रखी गई। इस रैली में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने सरकारी दफ्तरों को भी बंद रखने का आदेश दिया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने के कार्यालय पर भीड़ ने पथराव कर दिया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घटना के वक्त सीएम संगमा भी कार्यालय में मौजूद थे, लेकिन वो पूरी तरह सुरक्षित है। गारो हिल्स स्थित सोसाइटी ग्रुप टूरा ने पे शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहा है। इसको लेकर लोग 14 दिन से भूख हड़ताल पर भी हैं। इसके चलते सीएम संगमा आंदोलनकारी समूहों के साथ अपने ऑफिस में बैठक कर रहे थे, तभी ये हमला हुआ। और अब बात करते हैं बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था। बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,356 बंद हुआ। वहीं निफ्टी 8 अंक चढ़कर 19,681 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी मेटल, एनर्जी, ऑटो शेयरों में रही। पीएससी, फार्मा इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए, मगर पीएसयू बैंक, एफएमसीजी, रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स की पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। कंपनी को पहली तिमाही में 3,079.7 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि अप्रैल-जून 2022 तिमाही में टाटा मोटर्स को 4,987 करोड़ का घाटा हुआ था। कंपनी की आय भी 71,934 करोड़ से बढ़कर 1,02,000 करोड़ तक पहुंच गई है। एबिटा और एबिटा मार्जिन नंबर्स भी इस बार अच्छे रहे हैं। और अब बात महंगाई की। महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। रूस यूक्रेन ग्रेन डील सस्पेंड होने, मौसम का मिजाज बदलने से कमोडिटी की कीमतें बढ़ गई हैं। कहीं भारी बारिश हो रही है, कहीं सूखा हो रहा है। यूरोप सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने से फसलों को नुकसान हुआ है। पिछले 1 महीने में चीनी, चाय, चावल की कीमतें 5 से 15% तक बढ़ गई है। पूरी बातचीत आपको समझा रहे हैं नीरज वाजपेयी। सॉफ्ट कमोडिटीज़ यानी अनाज, क्या इसकी महंगाई एक बार फिर से वापस आ रही है? इंटरनेशनल डेटा अगर देखें तो ऐसे संकेत बिल्कुल मिल रहे हैं।
चाहे वो फिर गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल, इन सब में अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते और एक महीने में अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है। इवन जिनमें एक महीने पहले नेगेटिव रिटर्न था, वहाँ एक हफ्ते में 4-5% तक के उछाल आ चुके हैं। इनको हम सॉफ्ट कमोडिटीज़ कहते हैं। इस सॉफ्ट कमोडिटीज़ में एक और तड़का लग रहा है कच्चे तेल का, जो अब $83 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार तेज़ी बनी हुई है। अब समझते हैं इसको कि क्यों ये तेज़ी आ रही है और क्यों इन्फ्लेशन का खतरा पूरी दुनिया में एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है। देखिए, अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ कि जो यूक्रेन से कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, उसके लिए शिप निकलती थी। एक कॉम्प्रोमाइज़ था, एक समझौता था, लेकिन वो समझौता रूस ने तोड़ दिया है। उसकी वजह से अचानक से आप देखें गेहूं की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी, 18% तक की तेज़ी एक महीने में आ चुकी है, क्योंकि अब वो समझौता है नहीं, तो वहाँ से कोई शिप निकल नहीं सकती है। तो जो भी शिप निकल रही है उस पर रूस और यूक्रेन की आपत्ति है, तो इसलिए सॉफ्ट कमोडिटीज़ में तेज़ी आनी शुरू हुई है। दूसरा, पूरी दुनिया में मानसून ने इस बार काफ़ी अनइवन किया है और बहुत सारी फसलों को ख़राब कर दिया है। उसकी वजह से आप देखिए खाने की तेल, दालें, राइस, चावल की ज़बरदस्त किल्लत होने की आशंका है। इसीलिए भारत ने कंप्लीट नॉन बासमती राइस को बैन कर दिया है। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, 40% एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने बैन कर दिया क्योंकि मानसून हमारा इतना अनइवन, इतना ख़राब है कि शायद चावल की फसल पर असर पड़ेगा। चुनाव सामने है, उसकी वजह से राइस की कीमतें बढ़ रही हैं। यही हाल लगभग सभी सॉफ्ट कमोडिटीज़ का है, चाहे वो चाय हो, फिर चाहे कॉफ़ी हो, इवन शुगर में भी यही चीज़ देखने को मिल रही है। दूसरा, इस पर एक तड़का आ रहा है कच्चे तेल का, जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। पिछले एक महीने में 11% तेल में तेज़ी आ चुकी, $83 पे आ गया। क्यों आया है? क्योंकि एक तो बहुत लो गया था और वहाँ से उसने बाउंस इसलिए किया क्योंकि चीन की तरफ से उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी डिमांड बढ़ सकती है। सरकार स्टिमुलस देने की तैयारी कर रही है, ब्याज दरें कम कर रही है, इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, तो क्रूड की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की आशंका है, उम्मीद है। और चीन दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, तो इसलिए क्रूड की तेज़ी, अब जैसे ही क्रूड की तेज़ी होगी तो आपकी सभी प्रकार की कमोडिटीज़ और महंगी होंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कच्चे तेल यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो कमोडिटी का इन्फ्लेशन है, ख़ास तौर पे खाने पीने का इन्फ्लेशन है, ये एक बार फिर से बाउंस करता हुआ दुनिया भर में दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड एक महीने और कंटिन्यू रहा तो वाकई काफ़ी गंभीर समस्या हो जाएगी और बहुत सारे सरकारों को इसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी करने पड़ सकते हैं। तो ये थी आती हुई महंगाई की कहानी, और इसके साथ क्रूड के साथ ही खाने के तेल में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पाम ऑयल 4 महीने के शिखर पर पहुंच चुका है। खाद्य तेल महंगाई के पीछे क्या कारण है? वहीं आने वाले फेस्टिव सीजन की मांग को लेकर क्या अनुमान है? इन तमाम चीज़ों पर अदानी विल्मर के चेयरमैन दोराब मिस्त्री से बात की CNBC ने। एक्सपेक्टेशन है कि सोयाबीन तेल के फ्यूचर्स और सोयाबीन तेल के कैश भाव में काफी बड़ा फर्क है बेसिस के हिसाब से। लेकिन अगर आप कैश भाव देखें तो मेरे ख्याल से कम 10 या 15% की बढ़ाई सोयाबीन्स में, सोयाबीन तेल में, पाम तेल में आ सकती है। जैसे कि मैंने मेरा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट दिया था मार्च के महीने में कि इस साल पाम के दाम बुर्सा मलेशिया फ्यूचर्स थर्ड मंथ मलेशियन रिंगिट में 4000 से 5000 रिंगिट के अंदर में चलेंगे। इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ते रहेंगे और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड इंपोर्ट होगा इस साल। 16 मिलियन टन की इंपोर्ट हो सकती है। इंडियन डिमांड इज वेरी गुड। देखिए, सारे रीजन में अगर एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि जहां की इकोनॉमी अच्छी तरह तरक्की कर रही है, जहां प्रॉस्पेरिटी है, जहां के लोग जोर से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान है। और इस प्रॉस्पेरिटी का, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का नतीजा होगा कि हमारे यहाँ कंजम्पशन भी अच्छा रहेगा। दाम बढ़ते रहेंगे लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ती रहेगी। वहीं पिछले 2 महीनों से टमाटर की कीमतें कंट्रोल से बाहर है। अब बढ़ती कीमत किचन का बजट बिगाड़ रही है और अब 1 किलो टमाटर की कीमत 200 रुपये तक पहुंच गई है। टमाटर के साथ ही हरी सब्जियां और फलों के भाव में भी कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है।
इनकम टैक्स में छूट के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना अब भारी पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ दिनों में 1500 टैक्स पेयर्स को ऐसे मामलों में नोटिस भेजा है। साथ ही उन सीएस या टैक्स एडवोकेट्स के भी नाम, पते और डिटेल्स मांगे हैं जिन्होंने ऐसे रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर ऐसे नौकरी पेशा यानी सैलरीड लोगों पर है जो फर्जी रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट, डोनेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, होम लोन इंटरेस्ट, विकलांगता और रेयर डिजीज के नाम पर टैक्स छूट क्लेम करते हैं। विभाग ने एआई के जरिए पिछले साल के आईटीआर की जांच की है और नोटिस भेजकर डॉक्यूमेंट मांगे हैं। साथ ही उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नाम, पते और कॉन्टैक्ट नंबर भी मांगे हैं जिन्होंने उनका आईटीआर भरा है। फॉल्स अगर रिफंड क्लेम करते हो, फॉल्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दैट इज योर हाइडिंग योर इनकम, दैट इज इनकम एस्केपमेंट। तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट जो रिफंड लाया हो तो वापस करना ही करना पड़ेगा। प्लस उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी इनकम असेसमेंट की वो भी पे करनी पड़ेगी आपको। पेनल्टी भी आएगी और आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पता लगा रहा है कि अनजाने में गलती हुई है या इसके पीछे किसी सीए या टैक्स एडवोकेट का दिमाग है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गुजरात, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक ही आईपी एड्रेस से बल्क में आईटीआर भरकर फर्जी टैक्स छूट और रिफंड मांगे गए हैं। खासकर सैलरीड एसएससीज ने अपनी कर देयता को कम करने के लिए डिपार्टमेंट द्वारा दी गई छूटों का गलत इस्तेमाल किया। इनमें प्रमुख तौर पर है हाउस रेंट अलाउंस की छूट लेना जबकि हाउस रेंट पे नहीं किया या खुद अपने घर में ही रह रहे हैं। 80C की डिडक्शंस की छूट लेना जबकि इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। 80D की मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम की छूट लेना जबकि या तो इंश्योरेंस कराया ही नहीं है या इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट की छूट ले ली। इसी तरह से हाउस लोन के इंटरेस्ट की छूट लेना जबकि इस तरह का कोई लोन है ही नहीं। अभी पिछले 3 साल के करीब 1500 मामलों में इंक्वायरी नोटिस भेजे गए हैं। नियम के मुताबिक विभाग पिछले 3 साल तक के आईटीआर की जांच कर सकता है। फर्जी टैक्स क्लेम में पकड़े जाने पर बकाया टैक्स और 200% पेनाल्टी और मुकदमे का प्रावधान है। साथ ही सीए और टैक्स एडवोकेट्स पर भी एक्शन हो सकता है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। इससे आपका स्वागत है आवाज समाचार में। देश में बारिश का कहर अभी भी जारी है। कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल में पिछले 2 महीने में अब तक करीब 35 घटनाएं बादल फटने की हो चुकी हैं। बाढ़ से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का करीब 200 मीटर हिस्सा बह चुका है। हाईवे बंद होने से 1000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया है और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिलहाल जलस्तर 205.45 दर्ज किया गया है। इसके चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं यूपी के नोएडा में हिंडन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण इकोटेक 3 के पास का पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। सभी गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।